जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दूं जस्टिस नीलकंठ गंजू हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। और जैसे ही इनकी रिटायरमेंट हुई उसके बाद मिलिटेंट्स ने इन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद इनकी मौत वाकया हुई। अब इनके मर्डर केस को दोबारा से जिस तरह से रीओपन किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रीओपन किया है और एसआई ने जनरल पब्लिक की, आम आवाम की मदद मांगी है कि इस केस में किसी को भी कोई भी इल्म है, कोई फैक्ट पता है, कोई सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन है, आगे आए और उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और सबसे पहले इसी पे बात करेंगे, फिर इसके बाद आर्टिकल 370 की जो हेयरिंग थी उस पर भी आपको अपडेट देंगे। पर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज इस वक्त लाइव हैं। सनम, बताइएगा, आवाम की मदद मांगी गई है, आवाम में से कोई सामने आए और बताए कि इनके मर्डर केस में किसी को भी कुछ पता है। मिलिटेंट्स ने श्रीनगर में 1989 पर इन पर गोलियां चलाई थी, उस केस को अब रीओपन किया गया है। क्या लगता है जनरल पब्लिक में से क्या कोई हम उम्मीद लगाएं कि कोई सामने आएगा और केस का कोई ना कोई क्लू सामने आएगा? देखिए प्रियंका, ये 89 का केस है और 89 को अब लगभग 30-32 साल हो गए हैं। तो ये पहले सबसे कहना कि अभी लोगों के वो कुछ एविडेंसेस अगर होंगे उस वक्त के, तो लगभग बहुत से लोग जो होंगे बुजुर्ग वगैरह वो मारे गए होंगे। छोटे जो अगर होंगे तो उनको याद कहाँ होगा, वो मर गए होंगे उम्र को। उस समय अगर कोई होगा तो वो उम्र का बुढ़ापे में होगा, जो उस वक्त जवान होता तो 30 साल बाद आज बुढ़ा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुजुर्ग आदमी कोई होगा तो उसको अपनी फैमिली के लोग भी नहीं, अगर उसके पास कुछ नॉलेज भी होगी तो बहुत कम कहेंगे कि भाई चाचू अंकल, आज वो चाचू बना होगा, दादा बना होगा, तो उसको कहेंगे अपने ही फैमिली के लोग, चाचू अंकल आपको क्या परेशानी है, कहाँ जाओगे पुलिस में, आप उम्र के इस हिस्से में आप अब थानों के चक्कर करोगे। तो एक वो है कि शायद कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीर में तो लगभग कोई भी जो कश्मीरी है वो कोई भी इस झंझट में नहीं पड़ेगा। वो अपने आप को कहेगा कि ये झंझट है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन इसके कुछ जो है एविडेंस वगैरह उस इवेंट के कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये 89 में हुआ, 89 में ब्रॉड डे लाइट हुआ, दिन के वक्त हुआ था। मुझे कुछ आइडिया इस तरह से है कि लगभग 4 बजे के आसपास का जो मैंने पढ़ा है हुआ था। कुछ जहन में है ऐसा। लेकिन एक चीज है कि उस वक्त कश्मीर में ये पहले कुछ किलिंग्स, जो स्टार्ट की किलिंग्स हुई थी कश्मीर में, जब गन स्टार्ट में हुआ था उस वक्त हुई थी। तो उस वक्त यहाँ कश्मीरी पंडित बहुत रहते थे। तो हो सकता है कोई कश्मीरी पंडित जो आजकल माइग्रेंट हुआ होगा कश्मीर से, वो बाहर होगा, तो हो सकता है उनमें से कोई सामने आ जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से कोई यहाँ पे जो श्रीनगर है या कोई वो इसमें पढ़ने की कोशिश करेगा। यूजुअली आज के जो लोग इसमें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे जो उस वक्त आसपास होते थे लाल चौक में दुकानदार वगैरह, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया है कि शायद ये रेजिडेंसी रोड के इलाके में जो हुई थी वहां शॉप्स वगैरह थी, तो ब्रॉड डे लाइट में हुआ था। तो शायद अब कौन वो दुकानदार वहां पे, अब वो बुजुर्ग होंगे तो शायद बहुत से लोग मर भी गए होंगे उनमें से। तो नहीं लगता कि कोई कश्मीर से इसका जो आई विटनेस है वो सामने आएगा, या इस एपिसोड के रिलेटेड जो है किस तरह के वाकयात हुए वो सामने आएगा। ये पुलिस ने जो किया है, जो अपना नोटिस जारी किया है, तो कश्मीर से कोई एक्सपेक्ट मुझे नहीं। हाँ, कोई कश्मीरी पंडित अगर हो, वो बाहर जो हो, कश्मीर से बाहर हो सकता है वो इसमें आ जाए, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे या बता दे। लेकिन मुझे वहां पे भी लगता है क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके होंगे, तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपनी अपनी मेंटालिटी हर किसी की है। बिल्कुल। और वहीं पर जहां एसआईए ने पब्लिक की मदद मांगी है कि अगर किसी को कुछ भी पता है सामने आए, बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कौन है, किसने क्या बताया हुआ है, कोई फैक्ट्स पता है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे पता है इनके केस के रिगार्डिंग। अब इनका मर्डर केस रीओपन किया गया है। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि अब केस रीओपन किया गया है, क्या क्लू मिलता है क्या नहीं। आर्टिकल 370 के फैसले को लेकर बेसब्री से हर किसी को इंतजार है, क्या फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। आज भी हेयरिंग थी, क्या कहेंगे, क्या बहस हुई, क्या कुछ पूरा सिनेरियो रहा इस हवाले से? देखिए आशा, प्रियंका, आपने पहला सवाल यही किया ना, पहला पूछा ये पूछा कि क्या फैसला आएगा। बहुत उम्मीद है हर किसी को अपने अपने तरीके से। चाहे कुछ लोग कहते हैं कि खत्म हो जाएगा वंस फॉर ऑल, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वापस हो जाएगा। वापस होने के हवाले से मैंने क्योंकि आज बड़ी जोरदार बहस हुई,
कपिल सिब्बल लगातार कश्मीर की जो इस केस की प्लीड कर रहे हैं और वो कश्मीरियों की भाषा में इस वक्त बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल चूंकि कश्मीरियों के हित, कश्मीरी इसके वो है हित में है, कश्मीरी कहते हैं कि वो होना चाहिए, लगना चाहिए, 5 अगस्त का फैसला खत्म होना चाहिए। तो कपिल सिब्बल जो है 370 को लेके कश्मीरियों का इस वक्त वो है कश्मीरियों का दिल जीत रहे हैं, उस तरह की वो प्लीड कर रहे हैं केस को। और आज खुद ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने कपिल सिब्बल से बहुत से जो है सवाल पूछे, कल भी पिछली जो हियरिंग थी उसमें भी थी। और ये जो सारा मामला है कहीं कुछ पॉजिटिव नोट दिख रहा है कश्मीरी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि एक तो पहले ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट ने, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ने 370 हटाए जाने पर एफिडेविट दिया था, उसमें बताया था कि कश्मीर में हालात खराब थे, हालात ठीक हो गए। आप जब 5 अगस्त से पहले हालात खराब थे और 370 से पहले हालात खराब थे, फिर अब हालात हो गए, हमने G20 कर दिया, तो कोर्ट ने बता दिया कि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हालात कैसे हैं क्या है आपका काम है, ये आप सरकार की जिम्मेदारी है। हमें मतलब है कि 5 अगस्त का फैसला जो हटाने का था वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत, हमें वो देखना है। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जब वो रिजेक्ट कर दिया तो उसे बहुत ज्यादा हो बढ़ गई। और फिर आपको बताऊं एक चीज, ये हमारे दर्शक भी, यूजुअली हर केस में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, किसी भी मामले में, चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, किसी बाहर खेल का मैदान हो, बॉडी लैंग्वेज। तो आज मेरा भी मन यही कर रहा था कि मैं भी पता करूं जज वगैरह की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वकील की वहां पे बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो ऑडियंस कोर्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो मैंने रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब से आज आफ्टरनून में बात की थी, चूंकि वो खुद जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, बड़े बड़े फैसले उन्हें दिए। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की है, ऑनरेबल कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो उन्होंने भी इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इस वक्त फर्स्ट इंप्रेशन ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इस वक्त डिसीजन ये ऑनरेबल, वहां पे जो लोग हैं, नॉट ऑनरेबल कोर्ट, वहां के जो आस पास जो वकील है, जो लोग हैं, जिस तरह कपिल सिब्बल ने दलाइल दिए, आज उन्हें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बहुत तारीफें की और ये भी बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही वो थे जिन्होंने तब पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क था वहां जाने के बजाय एक हिंदू मुल्क के साथ अपना विलय किया, और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही कर सकते थे। तो उसी के बीच में उनसे पूछा मैंने कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव दिख रहा था। उनका जो कहना था कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इस वक्त सही डायरेक्शन, कश्मीरियों की डायरेक्शन में, जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा सवाल जो है वो आज कश्मीर में आमतौर पर पूछा जा रहा है, क्योंकि एक मास अवेयरनेस होती है, मास मूवमेंट होती है, मास मोबिलाइजेशन होती है, यूजुअली टेम्परेचर बिल्ड करना होता है, उसके लिए लीडरशिप जो होती है वो एक रोल करती है। लेकिन कश्मीर में लीडरशिप जो है वो बिल्कुल सिर्फ ही कोर्ट पे ही है, कोई मोबिलाइजेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर 370 कोई मांग रहा है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपने अपने हिंदुस्तान क्या ये में मांग रहा है, किसी बाहर वाले से नहीं मांग रहा है। तो ये जो है, इसके लिए जो कश्मीर की लीडरशिप है उनको अपनी मोबिलाइजेशन करनी थी, और जो इसके विरोध में है, जो नहीं चाहते, उनको भी अपने आर्गुमेंट के साथ कम से कम सोशल मीडिया पे, यहाँ की लीडरशिप जो है इस वक्त टोटली मुझे लग रहा है या तो उनके दिमाग में नहीं है। मैंने लोगों से भी बात की, लोग भी कहते हैं कि या तो वो इस चीज को इग्नोर ही कर रहे हैं 370 को, वो कहते हैं ठीक है, वो यूजुअली होता है ना कि हमारे सर पे बला जो है ये टल गई है, अब कोर्ट में है तो हम कल, या तो वो है या ये है कि उनको अभी मालूम नहीं है कि मोबिलाइजेशन का, सोशल मीडिया का, रेडियो अखबार टीवी का, उसका एक इम्पैक्ट होता है, उस पर इस चीज पे बहस कराई जा सकती है, ताकि एक जिस तरह से बहुत से लोग इसको अपने अपने तरीके से फील करते हैं, कश्मीरी या जो इसके हित में लोग हैं वो उसको कहते हैं कि ये जी हमारा ताज था, ये था, और जो इसके खिलाफ है वो भी बताए इससे क्या क्या नुकसान हो रहे थे। तो ये दोनों चीजें जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है। वो लीडरशिप में वो इम्पैक्ट जो क्रिएट करना, चाहे वो जो पॉजिटिव लोग हैं या नेगेटिव, बीजेपी तो बहुत ज्यादा अपना कर रही है, वो इसके खिलाफ विरोध में, तो वो अपने मास मूवमेंट नेशनल लेवल पे कर रही है। लेकिन ये कश्मीरी लीडरशिप जो इसके हित में है, ये सिर्फ बस जो कोर्ट पे वकील जो बोलता है उसी पे नजर रखे हुए, कोई इन्हें अपनी लीडरशिप, कोई जलसा, कोई जुलूस इस तरीके को नहीं निकाल रहे। मेरा आखिरी सवाल सनम इस प्रोग्राम में आपके साथ यही है, एक कल पोस्ट आपने देखा होगा फेसबुक पे, जिसमें किसी ने लिखा था कि एक रिपोर्टर जो है, एक टीवी रिपोर्टर एक टेररिस्ट से ज्यादा डेंजरस होता है।
उस पे या आज बडगाम वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, बहुत गुस्सा जाहिर किया कि कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो रिपोर्टिंग का काम है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और पर्टिकुलरली जब आप कंफ्लिक्ट जोन में, तो आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ता है। आपके जो 6 सेंसेस हैं, 6 सेंसेस बराबर आपको एक्टिव रखनी पड़ती हैं। और बिल्कुल। अगर आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप छोटी सी बात गलत आपसे निकल जाती है, तो फिर उसके बहुत से बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये भी जरूरी है, जिस आदमी ने ये पोस्ट लिखा है कि अगर रिपोर्टर जो होता है, अगर उसकी गलत रिपोर्टिंग है, तो वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, आज की डेट में पूरे देश में या दुनिया में कहीं न कहीं हालात जो हैं, उनमें एक रिपोर्टर की एक जिसकी एक छवि होती है, जिसकी इमेज होती है, जो लोगों को पता होता है कि ये सही काम करता है। अगर उसकी एक छोटी-सी गलत रिपोर्टिंग आ जाती है, जो प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग हम उसको कहते हैं, या हम उसको नेगेटिव येलो जर्नलिज्म कहते हैं, अगर वो कहीं आ जाता है, तो उसके बहुत बुरे असरात होते हैं। ये लोगों का प्रोटेस्ट करना वो अलग सी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि गलत रिपोर्टिंग अगर हो जाती है, या तो डेलिब्रेट अगर हो रही है, तो उस जैसे रिपोर्टर को कोई बख्शने वाला नहीं है। लेकिन कभी-कभी कहीं-कहीं लाइन मिस कर जाता है आदमी, तो वो हो जाता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर डेलिब्रेट कर रहा है कोई भी रिपोर्टर गलत रिपोर्टिंग, तो उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक छोटी-सी बात 2 कौमों को, 2 धर्मों को, 2 स्टेट्स को लड़ा सकती है। उससे आइटमिक वार छिड़ सकती है। ये रिपोर्टर का होता है, वो कहीं पे भी गलत रिपोर्ट करे, तो बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती है। तो वो टेररिज्म ही है अगर उस तरह का रिपोर्टिंग। लेकिन ओवरऑल कश्मीर में अगर हम देखें, तो यहाँ पे तो बहुत से रिपोर्टर हैं। अब हर दूसरा आदमी आपको रिपोर्टर नजर आएगा, वो सोशल मीडिया रिपोर्टर होगा, वो कुछ बन के होगा। लेकिन इसमें ये है कि ये कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, वो समझें, सोचें कि कौन इस फील्ड में फिट है, कौन सही तौर पे कर रहा है। अब मैं हर किसी को नहीं कहूंगा कि वो ना करे, लेकिन हर जिसको कुछ काम नहीं मिला, तो वो आके रिपोर्टिंग फील्ड में आ गया, वो भी हो चुका है। और बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं। किसी को अपना जो एक्टिविज्म करना है वो अलग सी बात है, लेकिन रिपोर्टिंग अलग सी बात है। तो ये जरूरी है कि डिफरेंस करनी चाहिए एक्टिविज्म में और रिपोर्टिंग में। बिल्कुल। और चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जॉइन करने के लिए सनम। सनम एजाज हमारे साथ जॉइन किए हुए थे और तमाम बड़ी अपडेट से रूबरू करवा रहे थे। कल इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल